हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हमें दो एनिमल्स को पढ़ना था। फर्स्ट था साइकन एंड सेकंड था ल्यूकोसोलोनिया। साइकन को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे ल्यूकोसोलोनिया। ठीक है, अब हम इसे ल्यूकोसोलोनिया को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका पढ़ते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसका जंतु, कौन से जंतु का है ये? जगत का। शाखा इसकी पैराजोआ है। संघीय कौन सा है? पॉरीफेरा। और इसकी क्लास यानी वर्ग कैलकेरिया। और गण है इसका होमोसिला। और श्रेणी है इसकी ल्यूकोसोलोनिया। आपको मैंने बताया था साइकॉन में भी कि इसमें पूछा गया था कि संघ पॉरीफेरा का कौन सी क्लास का है, तो कौन सी क्लास का है ये? कैलकेरिया का। या पूछ ले कि ल्यूकोसोलोनिया कौन सी क्लास का है, तो ये कैलकेरिया का है। इसकी हैबिट और हैबिटेट्स देख लेते हैं कि इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके हैबिटेट में ल्यूकोसोलोनिया की जो कॉलोनी है वो समुद्र तट के निकटवर्ती छिछले जल में पत्थरों, लट्ठों, पौधों आदि पर कोमल व बेजान से दिखने वाली आउटग्रोथ के रूप में चिपकी होती है। जैसे आपने लोगों ने देखा जो समुद्र के तट ग्रीन ग्रीन लगा रहता है, उसे उसमें वो होती है आउटग्रोथ के रूप में चिपकी रहती है, जो थोड़ी पानी में तैरती रहती है, थोड़ी वो। ये कौन सी होती है आपकी? ये कौन सी होती है? ल्यूकोसोलोनिया। कॉलोनी का प्रत्येक सदस्य निरंतर समुद्री जल को भीतर खींचता और निकालता रहता है, और शरीर में प्रवाहित इसे जलधारा से प्रमाण मिलता है कि बेजान से आउटग्रोथ सजीव स्पंजे है, और यह जल प्रवाह स्पंजों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इन स्पंजों में उद्दीपनों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया की भी कुछ क्षमता होती है और जनन भी होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि देखने में कैसा है। तो ल्यूकोसोलोनिया की कॉलोनियाँ सफ़ेद या मटमैली सी होती है। वैसे तो क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोसोलोनिया का कलर कैसा होता है। तो इसकी जो कॉलोनी होती है, ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, सिंगल नहीं रहता। कैसी होती है ये? वाइट या मटमैली, सफ़ेद या मटमैली सी होती है। प्रत्येक कॉलोनी देहांकुरार्थ स्टॉलस के नाम की भी महीन नलिकाओं में समतल जाल द्वारा चट्टान आदि पर चिपकी रहती है। चिपकने के लिए स्टॉलस के सिरे चपटे व चिपचिपे होते हैं। स्टॉलस 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी, नालवत व फूलदान के आकार की कई व्यक्तिगत ल्यूकोसोलोनिया खड़ी निकली रहती हैं। अब इसकी आप ग्रॉस एनाटॉमी देख सकते हैं, सर्कल संरचना की बाहर की इसका आवरण कैसा है कि जो ल्यूकोसोलोनिया के सदस्य होते हैं, ल्यूकोसोलोनिया के सदस्य की नालवत शरीर की रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसकी सिमेट्री कैसी है, तो इसकी सिमेट्री कैसी है आपकी? रेडियल सिमेट्री है। इसकी गुहा को स्पंज गुहा या जठर राबिया था पैरागैस्ट्रिक गुहा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरागैस्ट्रिक गुहा किस में पाई जाती है, यह स्पॉन्जोसील किस में पाया जाता है? ये पॉरीफेरा में पाया जाता है। यह देहांकुरार्थ स्टॉलस की गुहा से जुड़ी होती है, और प्रत्येक सदस्य के स्वतंत्र छोर पर यह एक बड़े छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। गुहा महीन देहभित्ति से घिरी होती है, जिससे अनेक सूक्ष्म छिद्र या रंध्र अर्थात ऑस्टिया होते हैं, और बाहरी जल निरंतर ऑस्टिया द्वारा बाहर स्पंज गुहा में आता है और ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रकार स्पंजों में ऑस्टिया अंतर्वाही छिद्रों या नन्ही मुहिकाओं का काम करते हैं, और ऑस्कुलम गुदा या निकास द्वार का बहिर्वाह छिद्र का। अब हम पढ़ते हैं इसकी देह भित्ति की कोशिकीय संरचना। इसकी कोशिकीय संरचना कैसे है, इसमें सेल्स कैसे बने हैं? ठीक है, तो इसकी महीन देह भित्ति केवल 2 भ्रूणीय जनक स्तर एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म से विकसित अर्थात द्विस्तरीय होती है। ये जैसे पूछ लिया जाता है कि जो ल्यूकोसोलोनिया की होती है इसमें लेयर कितनी होती है, तो ये कितनी होती है? डबल लेयर यानी द्विस्तरीय लेयर की होती है। और जो वयस्क यानी मैच्योर स्पंज के इन दोनों कोशिकीय स्तरों को परस्पर बांधने के लिए इनके बीच एक जेलिनो में मध्यवर्ती स्तर भी होता है। इस प्रकार देह भित्ति के तल
3 स्तर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 स्तर कौन कौन से। बाहरी चर्म हो गया, दूसरा मेसोसील हो गया, और तीसरा स्पंजी गुहा या जठर। तो अब इनके अलग अलग डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, हम इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको इसमें प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट है इसकी डर्मल लेयर, यानी चर्म स्तर या पिनाकोडर्म। ये विशेष प्रकार की सिकुड़ने वाली पिनोकोसाइट कोशिकाओं का एक गहरा स्तर होता है, यानी सिंगल लेयर होते हैं, और प्रत्येक पिनोकोसाइट उल्टे मोंगरे के आकार की होती है। ये आया हुआ है कि उल्टे मोंगरे का आकार किस में होता है, तो उल्टे मोंगरे का आकार किस में होता है। अगर आपके पास ये आया पॉरीफेरा तो पॉरीफेरा, नहीं तो ल्यूकोसेलोनिया, नहीं तो आपके पास ये पिनेकोडर्म में पाई जाती है। वैसे पिनेकोडर्म का ही आया है कि उल्टा मोगरा किस में पाया जाता है, पिनेकोडर्म में। इसका बाहरी भाग चपटा एवं बहुभुजीय तस्तरीनुमा होता है। इस भाग के मध्य से एक छोटा मुठियानुमा भाग भीतर की ओर उभरा रहता है। केंद्रक मुठियानुमा भाग में होता है, और निकटवर्ती पिनेकोसाइट्स के बाहरी चपेट भाग मोज़ेक टाइल्स की भांति सटक कर शरीर पर एक अवांछनीय सुरक्षात्मक तवक आवरण बनाते हैं, और कोशिका द्रव्य को मुठियानुमा भाग में खींचकर ये कोशिकाएं शरीर को कुछ सीमा तक सिकोड़ सकती है। नेक्स्ट है आपके पास मध्यस्तर या मीसोहील। मीसोहील में देख लेते हैं हम। इसमें चर्म एवं जठर स्तरों द्वारा स्रावित एक रंगीन चिपचिपे जेली जैसे प्रोटीन पदार्थ का मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स के महीन कोलेजन तंतु अनेक कैल्शियम युक्त कंटिकाएं और अनेक कोशिकाएं निलंबित रहती हैं, और कोशिका अमीबा की भांति असीमित आकार की होती है। ये पादपों द्वारा पूरी दीवार में भ्रमण करती है, इसलिए इन्हें अमीबोसाइट्स कहते हैं। तो अगर ये पूछ रहे अमीबोसाइट्स किस में पाए जाते हैं, तो अमीबोसाइट्स मीसोहील में पाए जाते हैं। मीसोहील के कार्य के अनुसार ये कई प्रकार की है। इसके कार्यों को भी कई बार अलग अलग पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं इसके कार्यों को भी। तो फर्स्ट इसका कार्य आर्कियोसाइट्स का। आर्कियोसाइट्स का क्या वर्क है, इनके पादप छोटे व मोटे अनेक तथा केंद्रक बड़ा होता है, और इसमें आरएनए बहुत होता है। जैसे पूछ लिया आर्कियोसाइट्स में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा इसमें आरएनए की पाई जाती है, क्योंकि ये संभवतः ये भ्रूण आरक्षण के रूप में अवशेषित अमीबोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्रोमोसाइट। इनमें अनेक रंगा कुछ कणिकाएँ होती हैं जो संभवतः किसी उत्सर्जी पदार्थ की होती है। नेक्स्ट है थिसोसाइट। इसमें संग्रहित पोषक पदार्थ होते हैं थिसोसाइट में। और आपके पास नेक्स्ट है स्क्लेरोब्लास्ट। ये कंकाल कंटिकाएं का निर्माण करती है। ल्यूकोसेलोनिया सहित कैल्केरिया वर्ग के सभी स्पंजों से इन्हें कैलिकोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मीसोसाइट। मीसोसाइट कैसी होती है, ये अरेखित पेशी तंतु जैसी लंबी पतली एवं संकुचनशील तुर्क रूपी कोशिकाएं होती है। ये ऑस्कुलम के चारों ओर वर्तुल अवरोधनी बनाती है, जो इसे आवश्यकता अनुसार खोल या बंद कर सकती है। ये पूछ ले अगर कि वही ल्यूकोसेलोनिया में खोलने, इसके पत्तियों को खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है, तो वो है आपके पास मियोसाइट्स। नेक्स्ट है ग्रंथिर कोशिकाएं। ये पिनेकोडर्म स्तर से भीतर की ओर मीसोहोल से लटकी छोटी कोशिकाएं होती है। ये श्लेष्म का स्त्रावण करती हैं। नेक्स्ट है ट्रोफोसाइट। ये अन्य विकासशील कोशिकाओं को पोषक पदार्थ देती है, अतः इन्हें धाय कोशिका या नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि नर्व सेल्स किस में पाए जाते हैं, तो नर्व सेल आपकी ल्यूकोसेलोनिया में मीसोहील के अंदर पाई जाती है। तो मीसोहील आया ऑप्शन में, तो मीसोहील, नहीं तो आपके पास ट्रोफोसाइट्स का भी आ सकता है कि नर्व सेल किस में पाई जाती है, ट्रोफोसाइट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास कोलोनोसाइट। कोलोनोसाइट ये अपेक्षाकृत बड़ी शाखावंती एवं स्थिर कोशिकाएं होती हैं। ये मीसोहील के कोलेजन तंतुओं का स्त्रावण करती है। तो कोलेजन तंतुओं का स्त्रावण कौन करता है, कोलोनोसाइट। जनन कोशिकाएं, ये केवल जनन काल में ही बनती है। नेक्स्ट है आपके पास दो लेयर हो गई, चर्म लेयर और दूसरी मीसोहील।
नेक्स्ट है आपके थर्ड वाली स्पंज। नेक्स्ट है इसमें आपके पास स्पंज गुहा है। स्पंज गुहा इस तरह का दूसरा नाम क्या है? कॉर्नेडर्म। यानी पिनेकोडर्म की बात यह है एक विशेष प्रकार की परस्पर सटी अंडाकार सी कीप कोशिकाएं या कॉर्नोसाइट्स का एक गहरा स्तर होता है। स्पंज इसकी रंध्र कोशिकाएं या पोरोसाइट्स। तो पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट्स के बीच बीच में बड़ी बड़ी रंध्र कोशिकाएं होती है। पिनेकोडर्म में ही पिनेकोसाइट्स के बीच बीच में बड़ी बड़ी रंध्र कोशिकाएं होती है। ये खोखली संकरकार सी होती है और स्पंज गुहा में समकोण पर देह भित्ति की पूरी मोटाई में चर्म स्तर से स्पंज गुहे स्तर तक फैली रहती है। और प्रत्येक रंध्र कोशिका अर्थात पोरोसाइट के आर पार अंतःकोशिकीय नलिका के रूप में ही ऑस्टियम नामक छिद्र होता है। नेक्स्ट इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं हम ल्यूकोसेलोनिया की फिजियोलॉजी में फर्स्ट आता है आपका इसका कैनाल सिस्टम। तो इसका कैनाल सिस्टम में क्या है? देहांकुर अर्थात स्टोलनेस के आधार जाल द्वारा पत्थरों आदि पर स्थायी रूप से चिपकी ल्यूकोसेलोनिया की कॉलोनी देखने में बेजान से अपवर्दीय जैसी लगती है। कीप कोशिकाओं के कसाबे फ्लैजेला में एक विशेष प्रकार की गति के फलस्वरूप जल प्रवाह स्थापित होता है और बाहरी जल की अविरल तथा धारा असंख्य ऑस्टिया से स्पंज गुहा में आती और स्कुलम के बाहर निकलती रहती है। अतः पूरा स्पंज शरीर एक नाल प्रणाली या जल नालिका तंत्र का काम करता है। और जल प्रवाह की दो विधियां हैं। फर्स्ट है आपके पास मायोसाइट कोशिकाओं के संकोचन से ऑस्कुलम का, तथा सेकंड है आपके पास पोरोसाइट कोशिकाओं के संकोचन के ऑस्टिया से छोटा या बड़ा करके। नेक्स्ट है स्पंजों की विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि इसकी जैसे इसमें आपके पास नेक्स्ट आएगा कि एस्कॉन नाल प्रणाली। ये लास्ट ईयर आया 2021 में। इसकी नाल प्रणाली हम देख लेते हैं। इसकी नाल प्रणाली बहुत सरल होती है। तो अन्य स्पंजों में शरीर गठन के विकास के साथ साथ यह प्रणाली भी जटिल होती गई और अतः स्पंज में कई प्रकार की नाल प्रणालियाँ होती है। इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट है आपके पास एस्कॉन नाल प्रणाली। ये लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन है कि एस्कॉन नाल प्रणाली किस में पाई जाती है। तो एस्कॉन नाल प्रणाली किस में पाई जाती है? ल्यूकोसेलोनिया में। तो यह ल्यूकोसेलोनिया में कुछ अन्य स्पंजों में पाई जाने वाली सरलतम नाल प्रणाली। 2021 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ल्यूकोसेलोनिया और साइकन दोनों दिए हुए थे ऑप्शन। तो हमें ल्यूकोसेलोनिया फिल करना था, ठीक है। कुछ लोगों ने साइकन फिल किया क्योंकि उसमें भी ये प्रणाली है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि एस्कॉन नाल प्रणाली किस में है? ल्यूकोसेलोनिया में। सेकंड साइकन नाल प्रणाली। यह साइकन और स्काइफा एक कुछ अन्य स्पंजों में होती है और इसका विकास मूलतः एस्कॉन स्पंज की दीवार के तह के वलित फोल्डेड में हो जाने से होता है। और फोल्ड होने के कारण देह भित्ति सपाट न रहकर अनेक पास सटी व शरीर की मध्य अक्ष के समकोण पर स्थित महीन नलिकाओं का रूप ले लेती है, जिन्हें हम अरीय यानी रेडियल कैनाल कहते हैं। रचना के प्रत्येक अरीय नलिका एक ल्यूकोसेलोनिया स्पंज के समान होती है। यह बाहर की ओर बंद होती है और यह बाहर की ओर बंद होती है और भीतर की ओर यह एक बड़े छिद्र द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है, जिसे एपोपाइल कहते हैं। अगर ये आ जाए कि एपोपाइल किस में होता है, तो एपोपाइल किस में होता है आपके पास? कौन सी नाल प्रणाली? साइकन नाल प्रणाली में। एपोपाइल किसे काम में ये किस में पाया जाता है? आपके पास साइकन नाल प्रणाली में। मूल एस्कॉन में ऑस्टिया से अब अरीय नलिकाओं की दीवार में होते हैं और प्रोसोपाइल कहलाते हैं। कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं की दीवार पर भीतर की ओर ही होती है, इसलिए इन्हें खासाबी नलिकाएं भी कहते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर जब पिनेकोसाइट कोशिकाओं का स्तर होता है जो शरीर के बाहरी स्तर में से स्थानांतरित होकर
आती है और कुछ स्पंजों में शरीर की सतह पर अर्य नलिकाओं की दीवार के परस्पर संकेंद्र से इनके बीच बीच में रिक्त स्थान भी घिरकर अंतर्वाही नलिकाओं का रूप लेती है। नेक्स्ट है ल्यूकोन नाल प्रणाली। जैसे साइकोन नाल प्रणाली और एस्कोन की दीवार में फोल्डिट से बनती है, वैसे ही ल्यूकोन नाल प्रणाली साइकन की कसाबी नलिकाओं की दीवार के फोल्डिट होने के बनती है। वलन के फलस्वरूप इन नलिकाओं की दीवार में छोटे छोटे गोल से कक्ष बन जाते हैं और कीप कोशिकाएं केवल इन्हीं कक्ष की दीवार पर होती हैं, इसलिए इन्हें कसाबी कक्ष कहते हैं। अब पहले की अर्य नलिकाएं की गुहाओं के चारों ओर भी स्पंज गुहा की भांति पिनेकोसाइट्स का स्तर होता है। इन्हें हम एक्सकरेंट कैनाल कहते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली जटिल हो जाती है और इसमें बाहरी जल में से पहले अंतर्वाही नलिकाओं में, फिर प्रोसोफाइल्स से कसाबी कक्षों में, फिर एपोफाइल्स से अपवाही नलिकाओं में होता हुआ स्पंज गुहा में आकार ऑस्कुलम के बाहर निकलता है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास नाल प्रणाली का महत्व। नाल प्रणाली के महत्व में हम देखेंगे, जिस पर शरीर है निरंतर बहने वाली जल धारा इसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ भोजन एवं O2 शरीर में आते CO2 सजीव पदार्थ से बाहर निकलते। जैसे इसमें यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट आ गया कि नाल प्रणाली का क्या महत्व है। इसमें जो इसका मेन पॉइंट है कि क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो शरीर से में आते हैं और CO2 क्या करते हैं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड सजीव पदार्थ को बाहर निकलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि O2 और CO2 का कार्य इसमें क्या है। इसलिए एक साधारण माप की 10 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर मोटी स्पंज की नाल प्रणाली में होकर दिन भर में 20 से 22 लीटर जल बह जाता है। जल संचरण द्वारा ही ये निम्न कोटि के जंतु जिसमें गमन और भोजन, अंतर्ग्रहण, श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते और अपनी जैव क्रियाओं में चला पाते हैं। यदि किसी स्पंज के सारे ऑस्ट्रेरिया या ऑस्कुलम को मोम लगाकर बंद कर दे या सारी कीप कोशिकाओं को कसाबे निकाल दे तो शरीर में जल धारा का संचरण रुक जाएगा और स्पंज की कार्य की बंद हो जाएगी, जिससे शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर यह जाए किसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है तो ऑस्ट्रिया या ऑस्कुलम को मोम लगाकर बंद कर दें सारी कीप को से, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। मोम लगाकर बंद करने से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी स्पंज की अशुद्ध जल में रखे तो जल धारा का संचरण तो होगा, लेकिन इसके भोजन और O2 प्राप्त नहीं होगा, इससे इसकी मृत्यु भी, यानी इसकी अशुद्ध जल में रखने से इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके शरीर पर मोम लगाने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका पोषण देख लेते हैं। इसका पोषण, भोजन, स्पंज होलोजोइक होते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि इसका भोजन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। यह जलधारा के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव जंतु, प्रोटोजोआ, डाइटम्स, जीवाणु आदि इनका आहार होते हैं। इनका आचरण कैसा होता है, ल्यूकोसोलोनिया में ज्ञानेंद्रिय और तंत्रिका तंत्र नहीं होता, परंतु प्रत्येक कोशिका उद्दीपनों का प्रभाव प्राय स्थानीय होता है। एक से अन्य कोशिकाओं में होता हुआ यह धीरे धीरे फैल भी सकता है। इसका प्रजनन देख लेते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो इसका रिप्रोडक्शन ल्यूकोसोलोनिया में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रजनन की इसमें कई विधियाँ हैं। फर्स्ट है बडिंग। तो ये पूछ लेते हैं कि बडिंग कौन सा प्रजनन है, लैंगिक है या अलैंगिक है। तो इसमें कौन सा है, ये मुकुलन यानी बडिंग कौन सा प्रजनन है आपका, अलैंगिक। बडिंग में होता क्या है, सभी स्पंजों में अलैंगिक जनन की यही प्रमुख विधि होती है। स्पंज गुहा का
स्पंज शरीर या देहांकुर अर्थात स्टोलेंस से नन्ही कलिकाओं पर स्फुटित होकर वृद्धि द्वारा वयस्क स्पंजें बन जाती है। नेक्स्ट है आपके पास शाखाबंध। शाखान्वयन ये पुनरुद्भवन का मतलब यानी इसका दोबारा वो होता है, तो कहीं से तोड़ दो तो फिर वो दोबारा नहीं बन जाती है। इस विधि में स्टोलेंस के छोटे छोटे टुकड़े मात्र कॉलोनियल से टूटकर पृथक हो जाते हैं और पुनरुद्भवन एवं मुकुलन द्वारा नई कॉलोनियाँ बन जाती है। नेक्स्ट है इसका कायिक न्यूनीकरण। प्रतिकूल वातावरण में अनेक स्पंजों में स्पंज का अनेक छोटे छोटे टुकड़ों अर्थात न्यूनीकरण कार्यों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अमीबोसाइट्स का पिनोकाडर्म स्तर से ढका हुआ एक पिंड होता है और वातावरण के ठीक होने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण स्पंज काय में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अंतमुकुलक या जेम्यूल। तो ल्यूकोसिलेनिया में तो नहीं, लेकिन अलवणीय जलीय और कुछ समुद्री स्पंजों में प्रतिकूल ऋतु के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए जीवन व्रत में नियमित रूप से अंतमुकुलन होता है। ये थी आपकी इसकी अलैंगिक विधि जिसमें 4 प्रकार थे। अब आपकी इसकी है लैंगिक प्रजनन। इसके लिए ल्यूकोसिलेनिया में जनन नहीं होते, फिर भी जनन काल में युग्मक कोशिका यानी गैमेट्स शुक्राणु और अंडाणु बनाती है और शुक्राणु और अंडाणु दोनों प्राय एक ही स्पंज काय में बनते हैं। अतः अधिकांश स्पंजें द्विलैंगिक होती है। तो द्विलैंगिक किस में होती है आपके पास? पॉरीफेरा में, ल्यूकोसिलेनिया में, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। विभिन्न मतों के अनुसार युग्मक कोशिकाएं आर्कियोसाइट्स या अन्य अमीबोसाइट्स ये या कोएनोसाइट्स के से बनती हैं। पहले ये कोएनोसाइट्स स्तर के ठीक नीचे सामान्य जनक कोशिकाएं यानी जर्मिनल सेल्स ओगोनिया एवं स्पर्मेटोगोनिया के रूप में दिखाई पड़ती है और ओगोनिया निकटवर्ती अमीबोसाइट का भक्षण करके बड़ी प्राथमिक oocytes बन जाती है। इनमें पोषक पदार्थ संचित हो जाते हैं। अब ये अंडजनन द्वारा अर्धसूत्री अंडाणु में बदल जाती है और स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजनन द्वारा अर्धसूत्री स्पर्मेटिड्स में बढ़ जाती हैं, जो फिर स्पर्मेटियोलाइसिस द्वारा सामान्य उच्च शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं। स्पंजों का हम आर्थिक महत्व देख लेते हैं। तो आर्थिक महत्व से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यही है कि आपके पास बात स्पंज, तो स्पंजों का विशेष आर्थिक महत्व नहीं होता, फिर भी बाद स्पंजों में कंकाल का उपयोग पहले से होता रहा है। इनका कंकाल कोलेजन सदृश स्पंजीन नामक गंधयुक्त स्केलरी प्रोटीन से बने कचीले धागों का घना जाल होता है, जिन्हें स्पंजीन तंतु कहते हैं। आजकल रबर, सेलुलोस, नायलॉन आदि के नकली स्पंज बनाए जाते हैं। यह प्राकृतिक स्पंज से कम टिकाऊ और कड़ी होती है। प्राकृतिक स्पंजों में टर्किश बाथ या स्पंज सबसे बड़ी कीमत होती है और घटिया बाथ स्पंज हिपोस्पंजिया श्रेणी के स्पंजों में कंकाल में बनती है। अगर पूछ ले घटिया बात कौन सा है, वो घटिया बात स्पंज तो है आपके पास हिप्पो स्पंजिया। सजावट में देख लेते हैं हम। कुछ स्पंजों में सूखे और पॉलिश किए हुए कंकाल सजावट में काम में लाए जाते हैं, जैसे यूप्लेक्टेला ख्याति प्राप्त है। इसका कंकाल सिलिका की कंटिकाओं का बना था। यूप्लेक्टेला बहुत पूछा गया है, तो इसका आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का बना हुआ है। सिलिका की कंटिकाओं का बना एक सुंदर सी लंबी डलिया के रूप में होता है, जिसे सुंदरता की देवी वीनस की फूलों की डलिया कहते हैं। ये पूछ ले कि अगर वीनस की फूलों की डलिया किसे कहते हैं, तो वह आपके पास यूप्लेक्टेला की झींगे युक्त सूखे कंकाल जापान में विवाह पर अटूट विवाह बंधन के प्रतीक के रूप में भेंट किए जाते हैं। बस आपका ल्यूकोसिलेनिया इतना था, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।